दिल्ली में भाजपा की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में बनाई जलेबी, नेताओं संग जलेबी का लगाया भंडारा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली ढेर, मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से करेंगे बातचीत। परीक्षा को लेकर देंगे महत्वपूर्ण टिप्स। प्रदेश के विद्यार्थी कार्यक्रम सुनने के लिए उत्साहित। और मेवात में रेल परियोजना की मंजूरी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यह रेल मार्ग बनने से लोगों की आवाजाही होगी आसान। बैटरी उद्योग स्थापित से 7,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने शानदार जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का आभार जताते हुए कहा कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे। दिल्ली एक शहर मात्र नहीं है, बल्कि यह एक लघु भारत है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा के अनुरूप है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार हर राज्य में बदलाव लाई है। हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन भाजपा ने सुशासन का नया मॉडल तैयार किया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफत का नारा देने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी निकली। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस खुद तो डूबती है, साथ में अपने साथियों को भी डुबोती है। लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार, दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा, इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिल्ली की आधी आबादी से किया वादा पूरा करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति से किए हर एक वादे को पूरा करेंगे, चाहे वो यमुना की सफाई का संकल्प हो या मातृशक्ति के लिए की गई घोषणाएं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने नौजवान राजनीति में आएंगे, विकसित भारत और 21वीं सदी के भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई और बांटी भी। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा की जीत की खुशी मनाई। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला व मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि दिल्ली में 8 फरवरी को
जीत के बाद जलेबी का भंडारा देने के लिए दिल्ली आऊंगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यमुना नदी को साफ करने के मुद्दे पर कहा कि पीएम मोदी ने यदि यमुना साफ करने की गारंटी दी है तो वे इसे जरूर साफ करेंगे और वो आने वाले समय में यमुना तट पर घूमने के लिए आएंगे। आप देखना गति से स्वच्छ होगी, लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। और लोग, मोदी जी ने कहा है कि लोग इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर जाना भूलेंगे तो इस यमुना के किनारे घूमेंगे लोग। इस प्रकार का विकास होगा जिससे दिल्ली वंचित थी पिछले लंबे समय से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। एलजी ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नई सरकार के गठन तक उन्हें पद पर बने रहने को कहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 तो भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सलवादी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने एनकाउंटर में 31 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और 2 घायल हो गए हैं। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हम जब से सरकार में आए हैं तभी से नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। हम अपने जवानों के साहस को सलाम करते हैं कि वो इतनी बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः ये संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम परीक्षा से जुड़े तनाव को सीखने के उत्सव में बदलने की पहल है। इसके 8वें संस्करण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। वर्ष 2018 में परीक्षा पे चर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जिसने वर्ष 2025 में अपने 8वें संस्करण के लिए 3,56,00,000 पंजीकरण प्राप्त किए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अभियान बन चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन जीने की कला और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
प्रधानमंत्री की इस पहल से विद्यार्थियों को मूल्य, मंत्र और मार्गदर्शन मिलते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होता है। कि परीक्षा पे चर्चा अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह पहल बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस साल परीक्षा पे चर्चा और व्यापक हो गई है। 3.5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इसमें भाग लिया है। यह केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं, बल्कि पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, खेलों के महत्व, ध्यान और टेक्नोलॉजी के सही उपयोग जैसे विषयों को भी शामिल करता है। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम है। इस पहल के माध्यम से लाखों छात्र खुलकर अपनी चिंताओं को साझा कर पा रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा को लेकर कैथल जिले के गांव तितराम स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह है। वे प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को देखने और उनके विचारों को सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। परीक्षा पे चर्चा को लेकर उत्साहित विद्यार्थियों ने कहा कि जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें परीक्षा एक समुद्र की तरह विशाल लगती थी और मन में हमेशा एक डर बना रहता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विचारों से उनका मनोबल बढ़ा है और वे पूरे मन से इसकी तैयारियों में जुटे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, वो हमारे लिए कुछ कर रही है। हमें लगता है कि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है और ऐसे कार्यक्रम हमारे देश के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे विद्यालयों के लिए, गांव शहर के बच्चों के लिए, जिनके अंदर ये अक्सर डर होता है कि वो शायद आगे कुछ ना कर पाए, या फिर वो ये देश जो है उन्हें अपना नहीं मानता, या उनके अंदर एक बेगानेपन की जो भावना पैदा होती है, ऐसे कार्यक्रम उनका मनोबल बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो सभी समस्याओं का एक समाधान देते हैं, जो बहुत प्रोडक्टिव होता है हर किसी के लिए, उनका अलग तरीके से, सरल तरीके से सभी को समझाना बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार उनका स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का एक आइडिया था जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इससे परीक्षाओं का जो माहौल होता है, डर का माहौल, वो एक अच्छे माहौल में परिवर्तित हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है परीक्षा पे चर्चा, तो उसके माध्यम से वो बच्चों का स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, और जब बच्चों का स्ट्रेस कम होगा तो पेपर अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। अटेंड कर पाने से वो अपने नंबर, जो हम नंबर उनके आएंगे वो अच्छे नंबर आएंगे और उनसे बहुत खुशी होगी, उनके माता पिता को भी खुशी होगी। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा योजना है, इससे बच्चों का स्ट्रेस कम होता है, बच्चों के अंदर नई विचारधाराएं पैदा होती हैं, बच्चे आगे बढ़कर सोचते हैं और वह सोचते हैं कि परीक्षा तो जीवन में होती जाती रहती है। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं रोज होती हैं और परीक्षा से डरना नहीं, हमें परीक्षा पर जीत पानी चाहिए। विद्यालय की प्रिंसिपल सुचिता गुप्ता ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में बड़ी उत्सुकता और उत्साह है। कार्यक्रम को लेकर स्कूल प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हैं और बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस कार्यक्रम से बच्चों में परीक्षा को लेकर होने वाले भय और तनाव से मुक्ति मिलती है। हमारे विद्यालय में जब जितने भी शिक्षक हैं, सभी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का, जो परीक्षा की चर्चा के इतने एडिशंस करते आ रहे हैं साल दर साल, वो हम सबके लिए एक बहुत प्रेरणादायक है। हमारे बच्चों में हम खुद ये महसूस करते हैं कि हर बार हम परीक्षा की जो चर्चा होती है उसमें सभी बच्चों को दिखाते हैं और उसके बाद उसका फीडबैक भी लेते हैं कि सभी बच्चे बहुत अभिप्रेरित और पूरे जोश के साथ परीक्षाओं की ओर अग्रसर होते हैं। और पिछले 2-3 साल से लगातार हमारे विद्यालय का बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम दिन पर दिन बढ़ता हुआ आ रहा है। अच्छा निष्पादन बच्चे कर रहे हैं। उधर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर अंबाला के विभिन्न स्कूलों में भी तैयारियां पूरी हैं। बराड़ा के मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू बाला ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस अनूठे कार्यक्रम को लेकर छात्र उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम से परीक्षाओं को लेकर बच्चों का डर और तनाव कम करने में मदद मिलती है, साथ ही वे बेहतर परिणाम लाने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं।
10 फरवरी 2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे स्कूल ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारे छात्र उत्साहित हैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, उनके विचार जानने के लिए कि किस प्रकार वो तनाव मुक्त होकर परीक्षा केंद्र में जा सकें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को सीढ़ी पर चढ़ सके। वहीं बीआरपी हिंदी के पद पर कार्यरत वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 10 फरवरी को सरकारी और निजी स्कूलों में इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थी भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। परीक्षा पर चर्चा के प्रोग्राम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसमें प्रधानमंत्री जी हमें ये मोटिवेट करते हैं और ये बताते हैं कि हमें बिना टेंशन के कैसे परीक्षा देनी है। हम सब बच्चों ने परीक्षा पर चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, भविष्य में परीक्षाओं के बारे में सलाह देंगे और उनके परीक्षा के तनाव को कम करने के बारे में बात करेंगे। परीक्षा पे चर्चा, जिसके लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी हमें मोटिवेट करेंगे और परीक्षा कैसे देनी है इसके बारे में बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बताते हैं कि कैसे परीक्षा दी जाए और मोटिवेशन करते हैं ताकि हम तनावपूर्ण ना रहें और अच्छे माहौल में परीक्षाएं दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित अपने निवास में ऑल इंडिया मेवाती पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने मेवात में रेलवे लाइन बिछाए जाने की परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात को रेल मार्ग से दिल्ली व अलवर से सीधा जोड़ने से न सिर्फ मेवात के लोगों की आवाजाही सुगम होगी बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी नए रास्ते खोलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा राज्य की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास के कार्य कर रही है। इसी कड़ी में इस रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के 115 पिछड़े जिलों को चिन्हित किया है, जिनमें से नूह को सबसे पहले आकांक्षी जिला अंकित किया है। सीएम ने कहा कि मेवात क्षेत्र में 178 एकड़ जमीन पर LTL बैटरी उद्योग लगेगा, जिसमें 7,197 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस योजना से क्षेत्र के करीब 7,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब पूरे देश का नक्शा अपने सामने रखा और उन्होंने देखा कि देश के अंदर कौन कौन से जिले पिछड़ा जिला के रूप में हैं, तो उस 115 जिले चिन्हित किए गए। आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले 115 जिलों में हरियाणा के मेवात जिला को उसके अंदर अंकित किया। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे नूह के अंदर LTL बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 178 एकड़ के अंदर वो बन करके तैयार होगी, उसको हमने भूमि आवंटित की है और जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के साथ साथ हमारे इस नूह का पिछड़ापन भी दूर होगा। इसको लेकर के हमने 178 एकड़ इस इंडस्ट्री के लिए, बैटरी की इंडस्ट्री के लिए भूमि को आवंटित किया है। मुझे यह भी खुशी है कि हमने इस परियोजना से 7,197 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा लगभग 7,000 लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की स्वामित्व योजना से मेवात क्षेत्र को लाल डोरा मुक्त किया गया है, जिसके तहत 396 गांवों की 1,25,158 संपत्तियां चिन्हित की गई थी, जिनमें से 99% लाभार्थियों को मालिकाना हक दे दिया गया है। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में करीब 36 करोड़ की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। नूह जिले के सभी गांवों को भी लाल डोरा से मुक्त किया है और इससे जिले के 396 गांवों में 1,25,158 संपत्तियां वो चिन्हित की गई हैं और इनमें से 99% संपत्तियों के कागजात उन मालिकों को देने का काम हमारी 10 वर्षों की सरकार के अंदर हमने किया है। हम शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में 36 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर
ऑडिटोरियम, 2 छात्रावास और 2 लेक्चर थिएटर, 4 दीवारी का निर्माण व नगीना में स्वास्थ्य ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी किया गया है। प्रदेश सरकार की प्रगतिशील कृषि नीतियों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। फतेहाबाद जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती से लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। रत्ताखेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान मोहित कुमार ने बताया कि वे 200 से अधिक वैरायटी के फूलों की खेती कर रहे हैं। पहले उन्होंने छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब वे 5 से 10 एकड़ भूमि पर फूलों की खेती कर रहे हैं और पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। मोहित बताते हैं कि फूलों की खेती में मेहनत तो है, लेकिन इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है, जिससे उन्हें लगातार अच्छा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसान अब पारंपरिक खेती के साथ वैकल्पिक कृषि पद्धतियों को भी अपनाने लगे हैं। वे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क में रहते हैं। कोई भी बीमारी आने पर उनसे संपर्क कर उसकी जानकारी लेते हैं और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करते हैं। हमने 4-5 एकड़ में यानी कि फूलों की खेती कर रखी है। हमें इससे काफ़ी मुनाफा मिलता है और आम जैसे फसल से ज़्यादा मुनाफा है इसमें। बागबानी ये लगाएं फूलों की और हमारे पास कम से कम 100-150 वैरायटी फूलों की है। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही मुनाफा है। रखरखाव जैसे इनको खाद पानी है, उसी हिसाब से स्प्रे है। किसान सुनील और महबूब अली ने बताया कि उन्होंने मोहित से प्रेरणा लेकर फूलों की खेती शुरू की और आज उनके उगाए फूल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बेचे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां गेहूं की फसल का प्रति क्विंटल मूल्य 2200 से 2400 रुपये मिलता है, वहीं फूलों की खेती में उन्हें 8500 रुपये प्रति क्विंटल तक का दाम मिल रहा है। इससे साफ है कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे सीजनल पौधे इस टाइम चल रहे हैं, डेंथस हो गया, पेटूनिया हो गया, और भी सालविया वगैरह ये चीज़ है। और गुलाब जैसे हो गया, इंग्लिश गुलाब है, इसमें देसी गुलाब है, सारी तरह के मतलब पौधे हैं हमारे पास। इसमें बहुत मुनाफा है जी। हम बढ़िया मतलब आम फसलों से ज़्यादा इसमें मुनाफा है। गेहूँ और अगर बागवानी में आप बात करें तो बागवानी में अगर किसान मेहनत करे तो ज़्यादा मतलब उसमें फसल और उसमें पैसा कमा सकता है। से बागवानी में क्या है कि जो फूलों का आज के अगर रेट देखें मार्केट के अंदर 8500 रुपये लगभग प्रति क्विंटल है, और जो गेहूं का है वो 2100-2200 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इसमें थोड़ी मेहनत है लेकिन कमाई भी है। तो उससे अगर सर हो गए, मैं एक छोटा किसान हूँ, 2 एकड़ ज़मीन है लगभग, उसमें मैं सोचता हूँ कि अभी पूरी 2 एकड़ के अंदर मैं बागवानी जैसे फूलों की खेती करूँ ताकि उसमें मैं अच्छा मुनाफा कमा सकूँ और मैं अपना लघु उद्योग अपने घर से स्टार्ट कर सकूँ। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज एक बार फिर पहुंचे और कैबिनेट मंत्रियों के साथ दोपहर का भोजन किया। बाद में सीएम ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला वैश्विक पहचान बना चुका है, इसने हस्तशिल्पियों को नई पहचान दी है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है उसको सरकार पूरा करने का काम करेगी। दिल्ली की जनता से जो वादे केजरीवाल ने किए थे वे उन पर खरा नहीं उतरे। आयुष्मान योजना का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को दे रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं के कुछ राज्यों में लोगों को इससे वंचित रखा है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि युवाओं को जो गलत रास्ते से दूसरे देशों में भेज रहे हैं, ऐसे एजेंटों की सूची तैयार कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार विधानसभा में भी एक एक्ट लाएगी। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। कुछ लोग झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बहला तो सकते हैं, उनको फुसला तो सकते हैं, परंतु लंबे समय तक विकास की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की है। कि हमने कहा है कि इसके ऊपर अभी विधानसभा में हम एक्ट भी लेकर के आ रहे हैं, और जो लोग गलत रास्ते से युवाओं को भेजने का काम कर रहे हैं उनको भी चिन्हित कर रहे हैं, उनको भी आगाह कर रहे हैं।
कि इस प्रकार से गलत रास्ते से उनको ना भेजा जाए। हमने सरकार के अंदर विदेश सहयोग एक बना रखा, अपना एक प्रकल्प है, उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं और सुरक्षित तरीके से भेजने का काम करते हैं। हम लगातार उसको। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि इस हस्तशिल्प मेले में 50 से ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं और 7 देशों को थीम कंट्री पार्टनर बनाया गया है। वहीं विपुल गोयल ने दिल्ली चुनाव के परिणाम पर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात इसलिए किया कि जनता ने आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया है। राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, क्राफ्ट मेला, और देश का यानी विश्व का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा। इसमें आप देखेंगे 50 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, 7 देश थीम कंट्री है और 2 थीम स्टेट हैं। और इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह का जोश, क्योंकि इसकी छटा और इसका आकर्षण पिछले 10 सालों में हर साल बढ़ता जा रहा है। अब की बार भी आप देखेंगे जो विजिटर्स होंगे उनकी संख्या में डबल से भी ज्यादा इजाफा होगा। दिल्ली चुनावों की जो बम्पर जीत है भारतीय जनता पार्टी की, सारा श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। और आप लोगों ने देखा 10 साल से जिस तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा था और आरोप की राजनीति लगाई जा रही थी, जनता ने उस आरोपों को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और दिल्ली, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो उसका दर्जा था, जो विकास की गति दिल्ली की होनी चाहिए, वही उसे मिलने का काम है। 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में जहां भारत के विभिन्न राज्यों के स्टेट और नेशनल अवार्डी हस्तशिल्पी अपनी कला के जौहर दिखा रहे हैं। करीब 50 देश के कलाकार अपनी कला कृतियों से सभी को लुभा रहे हैं। मेला प्रांगण में किर्गिस्तान की स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण बनी हुई है। यहाँ 150 से लेकर 1000 रुपये तक की टोपियाँ, कपड़े, खिलौने आदि क्राफ्ट की आइटम उपलब्ध हैं। मुंबई और नागपुर से आए दर्शकों ने मेले की व्यवस्था को जमकर सराहा। वहीं किर्गिस्तान से आए हस्तशिल्पी ने बताया कि वह इस मेले में पहली बार आए हैं। उनके स्टॉल पर मौजूद हर आइटम भेड़ की खाल से हाथ से निर्मित की गई है और उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक चलने वाली है। मेले में हर तरह के प्रबंध बहुत ही अच्छे हैं और सभी सहूलियतें यहाँ उपलब्ध हैं। Material original wolf. We have this rope and lot of materials. You are come here first time? Yes. मेले में खरीदारी कर रही महिलाओं ने बताया कि वे हर साल यहां आती हैं और खरीदारी करती हैं। यहां का क्राफ्ट बहुत अच्छा है और उसने बेटियों के लिए 2 आइटम खरीदे हैं। यहां की डॉल भी बहुत अच्छी है जिनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। मेले में आने वालों के लिए मेट्रो से जहां बस मिल रही है, वहीं यहां पार्किंग की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। पहले हम इसे हरियाणा का मेला समझते थे, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुका है। वहीं मुंबई से आई 2 महिलाओं ने बताया कि वह स्पेशल तौर पर मेला देखने यहाँ आई हैं और यहाँ की व्यवस्था और प्रबंध बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ी यूनिक है एक्चुअली। यहाँ पे ये वुडन के बने हुए कवर्स है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। तो मैंने 2 खरीदे हैं अपनी बच्चियों के लिए, एक्चुअली कुछ रखने के लिए नॉर्मली वैसे तो। और बाकी देखिए डॉल्स वगैरह भी बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो बच्चों हाँ, काफी पसंद आएंगी बच्चों को देखने के लिए ना। मैं हर बार यहाँ पे आती हूँ और यहाँ से मतलब ज्यादातर जो विदेशी आइटम्स है ना बड़े अच्छे मिलते हैं। बहुत कॉस्टली भी नहीं है कि हम कहें कि भाई खरीद नहीं सकते हैं। ये सिर्फ 150 रुपीज का है। हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे और स्टॉल्स बहुत सारे होते हैं हर एक जगह के, तो बहुत अच्छी चीजें मिलती है। मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कल पंचकुला में नशा मुक्ति कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि शेड्यूल H और X दवाओं की बिक्री की मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए नियमित रूप से मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जाए और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दोषी पाए जाने वाले मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई के साथ दुकानों को तुरंत सील किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में नशे की लत के लिए फ्री उपचार की उपलब्धता सरल की जाए और उपचार के दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि नशे के आदि की पहचान गोपनीय रहे। उन्होंने स्कूल,
कॉलेज जाने वाले बच्चों को नशे की बुराई के प्रति सचेत करने के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों की आदतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए समाज के लोगों तथा पुलिस की समान भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के कारण पिछले वर्ष 33 केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में नशा मुक्ति सेवाओं को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 17 नए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।